हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एचपी सेट इकोनॉमिक्स पेपर थर्ड। ठीक है, दो पेपर हमने कर लिए थे, पेपर फर्स्ट और सेकंड, और थर्ड पेपर जो है वो आज हम करेंगे। ठीक है, ये 2017 का है और ये पेपर कब हुआ था? 6/5/2018 को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले तीन पेपर आते थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो था वो जर्नल पेपर था, सेकंड और थर्ड जो है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और है कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हम डिटेल से जो है वो आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे और उनके हर एक पार्ट, हर एक जो भी कंसेप्ट आ रहा है उसमें, उस कंसेप्ट को जो है हम डिटेल से जो है वो करेंगे। क्लियर? तो काफ़ी हेल्पफुल जो है वो वीडियो होने वाली है, तो आप जो है वो ध्यान से जो है वो इसको पढ़ेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लियोंटी पैराडॉक्स। लियोंटी पैराडॉक्स जो है वो क्या बताता है? ये बताता है कि कॉन्ट्राडिक्स एम्पिरिकली द एचओ थ्योरी। ये एचओ थ्योरी को जो है वो कॉन्ट्राडिक्स करता है। ठीक है, अब एचओ थ्योरी बताती क्या है ये देखते हैं। एचओ थ्योरी ये बताती है कि जो कैपिटल अबंडेंट कंट्रीज हैं वो क्या करेंगी कि कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगी, और जो लेबर अबंडेंट कंट्रीज जो हैं वो एक्सपोर्ट करेंगी लेबर इंटेंसिव गुड्स का। ठीक है, बट जो लियोंटी पैराडॉक्स है, इट वॉज गिवन इन 1953, और ये इसका ऑपोजिट बताता है, जो इसका मतलब एचओ थ्योरी का। ठीक है, अब इसने क्या बताया है कि ये बोलता है कि जो कैपिटल इंटेंसिव नेशंस हैं, कैपिटल इंटेंसिव कंट्री जो हैं, वो क्या करती हैं? इंपोर्ट करती हैं कैपिटल गुड्स का और एक्सपोर्ट करती हैं वो लेबर इंटेंसिव गुड्स का। ठीक है, तो जो है वो, और आपका अगर जो लेबर इंटेंसिव कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं? लेबर इंटेंसिव गुड्स का जो है वो इंपोर्ट करती हैं और कैपिटल गुड्स इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट। मतलब कि इसने ऑपोजिट बोला है एचओ थ्योरी के। क्लियर? तो ये आपको जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट है, what is the meaning of value in use and value in exchange? value in use and value in exchange का क्या मतलब होता है? value in use की अगर हम बात करें तो it refers to the utility of the commodity। ये commodity की utility से related है, जिससे हमें जो utility मिल रही है। ठीक है, या satisfaction derived from a commodity, तो वो आएगा आपका value in use। और value in एक्सचेंज की बात करें तो वैल्यू इन एक्सचेंज रेफर्स टू द वर्थ ऑफ कमोडिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस। जब हम उस कमोडिटी की वर्थ को जो है इन टर्म्स ऑफ प्राइस लगाएंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट ट्रीट कंजम्पशन टू डिपेंड अपॉन एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इनकम? कौन सी थ्योरी जो है ये बोलती है कि आपका जो है वो कंजम्पशन जो है, हाँ, नॉट ट्रीट कंजम्पशन टू डिपेंड अपॉन एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इनकम को, कि कंजम्पशन जो है एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इनकम पर जो है वो डिपेंड नहीं करता। तो ये जो थ्योरी आपकी है वो है केन्स अप्रोच। ठीक है, कौन सी अप्रोच है? केन्स अप्रोच। अब इसमें हमारी अगर कंजम्पशन की थ्योरी की बात करें तो कंजम्पशन की जो है वो 4 थ्योरीज आती हैं। ठीक है, इसमें से फर्स्ट थ्योरी है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, सेकेंड है आपकी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, थर्ड है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, एंड फोर्थ इज लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इन थ्योरीज को जो है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। इट वाज गिवन बाय केन्स इन 1936 में जो था ये केन्स ने दी थी। ठीक है, अब ये थ्योरी बताती क्या है? ये थ्योरी बताती है कि कंजम्पशन जो है वो इट विल राइज एज राइजेस इन इनकम। मतलब कि इनकम के इंक्रीज होने पर, ये बोलता है कि इनकम के इंक्रीज होने पर कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, बट नॉट नेसेसरी एट द सेम रेट। मतलब कि इनकम जितना इंक्रीज होती है, कंजम्पशन जो है वो उससे कम इंक्रीज होता है। ठीक है, बिकॉज वाई इज इक्वल टू जो है वो सी प्लस एस है। ठीक है, मतलब इनकम जो है वो सम पार्ट इट विल बी कंज्यूम्ड एंड सम पार्ट जो है वो क्या किया जाएगा? सेव किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो आपका इनकम इंक्रीज होने पर कंजम्पशन इंक्रीज होता है, बट एज कंपेयर टू इनकम जो है वो कम रेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो थ्योरी है हमारी वो है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। इट वाज गिवन बाय ड्यूजेनबेरी इन 1949। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ये क्या बताती है हमारे, कि इसमें इस थ्योरी में ये बताया है कि इंडिविजुअल की यूटिलिटी जो है वो डिपेंड्स करती है एक तो अपनी ऑन इनकम के ऊपर, साथ में इनकम रिलेटिव टू अदर्स। रिलेटिव इनकम है मतलब कि हमारी जो इंडिविजुअल की यूटिलिटी है, हम जो यूटिलिटी या खर्च करते हैं जो भी, ठीक है, तो हमारा जो
कंजम्पशन है इट डिपेंड्स अपॉन इनकम एंड ऑल्सो एज वेल एज आपका रिलेटिव्स इनकम, ठीक है। तो अदर्स की इनकम के ऊपर भी जो है ये डिपेंड करता है। साथ में इसने ये बताया कि रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम जो है वो क्या है, इरिवर्सिबल है, मतलब कि रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। और इसने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और रैचेट इफेक्ट की जो है वो बात करी है ड्यूजेनबेरी में। ये आगे हम डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और रैचेट इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। ये मैंने आगे इफेक्ट्स में जो है वो इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। इट वाज गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन इन 1957 में जो था ये दी थी, ठीक है। अब ये जो थ्योरी है ये हमारा बताती है कि यहाँ पर इसने जो हमारा परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में कंजम्पशन और इनकम को जो है इसने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज परमानेंट कंजम्पशन एंड परमानेंट इनकम एंड अनदर वन इज ट्रांजिटरी कंजम्पशन एंड ट्रांजिटरी इनकम। So there is a relationship only between the permanent income and permanent consumption, ठीक है। ट्रांजिटरी परमानेंट, परमानेंट ट्रांजिटरी इस तरह से, या ट्रांजिटरी से ट्रांजिटरी इस तरह का रिलेशन नहीं आएगा। ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन परमानेंट इनकम एंड परमानेंट कंजम्पशन एग्जिस्ट। नेक्स्ट है आपका लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। ये दी थी आपकी एंडो मोदिग्लियानी ने 1957 में। बट जब इसकी क्रोनोलॉजी आती है तो पहले आपकी लाइफ साइकिल आती है, उसके बाद जो है वो मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है। तो इसका एक वर्जन 1954 में भी है, देन आफ्टर 1957, ठीक है। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी में ये थोड़ा सा पहले आता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। जो है ये हमारा ये बताता है कि एक इंडिविजुअल का जो कंजम्पशन है वो उसके थ्रू आउट द लाइफ टाइम, मतलब कि उसकी पूरी वेल्थ के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। इसमें जनरली अगर हम डायग्राम के साथ ऐसे देखें तो इसकी डायग्राम कुछ ऐसे इस तरह से बनती है, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिस सेविंग होगी। वेट जरा अच्छे से इसको बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि 3 स्टेजेस हैं सपोज, तो ये आपका जो है यहाँ पर ये आपका डिस सेविंग है, ये भी डिस सेविंग रहेगा, ये डिस सेविंग, ये भी डिस सेविंग, और ये पार्ट जो आएगा यहाँ पर ये सेविंग का होगा, ठीक है। ये उसकी अर्ली एज है, मतलब कि जब वो छोटा है, ठीक है, चाइल्डहुड या फिर और ये वाली आपकी जो अडल्ट एज आ जाएगी, और ये जो है वो ओल्ड एज। तो मतलब यहाँ पर जो है वो यंग एज में जो है वो क्या होगा, वो सेविंग करेगा, कमाएगा, मतलब इनकम आएगी, सेविंग करेगा, ठीक है। और जो उसकी बचपन का टाइम पीरियड है और जो बुढ़ापे का टाइम पीरियड है उसमें जो है वो क्या करेगा, उसमें बताया है कि सेविंग जो है वो यहाँ पर ये नेगेटिव में कम दिखाई, नेगेटिव में दिखाई है, ठीक है। तो यहाँ पर सेविंग जो है वो नहीं है, और यहाँ पर जो है वो सेविंग। तो इस तरह से ये थ्योरी जो है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जो है ये बताता है, ठीक है। द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस आर्ग्यूड द पीपल सीक टू मेंटेन रफली द सेम लेवल ऑफ कंजम्पशन थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। मतलब कि उसकी लाइफ टाइम की जो कंजम्पशन थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम्स बाय टेकिंग द ऑन डेट, मतलब यहाँ पर उसकी डेट एज है, ठीक है। और ये वाली भी, मतलब कि उसको जो है मतलब यहाँ कंजम्पशन करना है तो हो सकता है कि किसी और से जो है वो लेके, पैसा उधार लेके जो है वो कंजम्पशन हम करें, ठीक है। मतलब कि यहाँ इनकम लो है, यहाँ भी इनकम लो है, यहाँ पर इनकम जो है वो उसकी हाई है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइपोथेसिस दैट द डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी increases at the initial stage। मतलब इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है कि पहले बढ़ती है and decline at the later stages in the development history of nation has been advanced by। मतलब कि बाद में जो है वो क्या होती है, डिक्लाइन होती है। तो ये जो थ्योरी है ये जो आपका हाइपोथेसिस है ये है साइमन कज़नेट्स का, ठीक है। साइमन कज़नेट्स का कर्व ये बताती है ये कि इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस है ये। तो इसमें ये बताया है कि पहले इनइक्वालिटीज बढ़ेंगी, फिर आफ्टर सम टाइम पीरियड जो है वो ये दीज विल डिक्रीज। क्लियर। अब इसमें कुछ और लोगों की भी बात हुई है, TW सुल्ज हैं, RF हैरड हैं, GR हिक्स हैं। तो इनका जरा देखते हैं कि इनकी क्या थ्योरीज रही हैं। सो TW सुल्ज की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इनकी एक बुक का टाइटल है, और इसमें इन्होंने बताया ही स्टेट्स दैट नॉलेज एंड स्किल, इन्होंने बताया कि नॉलेज, स्किल, अ फॉर्म ऑफ कैपिटल,
मतलब नॉलेज और स्किल जो है वो एक कैपिटल की फॉर्म है एंड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल लीड टू इंक्रीज इन बोथ। अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो क्या करेगा, इंक्रीज इन बोथ इकोनॉमिक आउटपुट एंड वर्कर्स अर्निंग। मतलब ह्यूमन कैपिटल क्या है कि नॉलेज में, स्किल्स में, एबिलिटीज में, जब लोगों की एजुकेशन में जो है वो एक्सपेंडिचर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर उसमें एक्सपेंडिचर होगा तो क्या होगा कि इंक्रीज इन बोथ, उससे इकोनॉमिक आउटपुट भी बढ़ेगा एंड वर्कर्स का जो है वो अर्निंग जो है वो भी इंक्रीज होगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है साइमन कुज़नेट्स का हाइपोथेसिस। इट वाज गिवन इन 1950 एंड 1960 के बिटवीन जो था ये बताया था। एंड साइमन कुज़नेट्स का हाइपोथेसिस जो है ये बताता है, ये इन्वर्टेड यू शेप जो है वो हाइपोथेसिस है, ठीक है। और ये बताता है कि पहले जो इनइक्वालिटीज हैं वो इंक्रीज होती हैं एंड आफ्टर सम टाइम पीरियड जो है वो इनइक्वालिटी जो है वो कम होती है। द राइज इन इनइक्वालिटीज अकर आफ्टर रूरल लेबर माइग्रेट टू अर्बन एरियाज एंड बिकम सोशली मोबाइल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर एफ हैरड। अब आर एफ हैरड की बात करें, एक आपने पढ़ा है हैरड-ऑमर मॉडल, ठीक है। हैरड-ऑमर मॉडल जो है वो क्या बताता है, तो थोड़ा सा अगर हम ये बात करते हैं, ये जो हैरड-ऑमर मॉडल है वो आपका ग्रोथ मॉडल है, इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है ये, ठीक है। और इसमें जो है अगर हम हैरड की बात करें तो हैरड ने क्या बताया है, फर्स्ट अगर हम बात करते हैं डॉमर की, तो डॉमर मॉडल जो है वो इट इज बेस्ड ऑन ग्रोथ रेट ऑफ अल्फा, और ये जो है वो आपका अल्फा एंड आपका जो है इसको हम बोलेंगे ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका बट हैरड यूजेस 3 डिस्टिंक्ट रेट्स। हैरड ने जो है, डॉमर ने तो जो है वो इस तरह से सिंबॉलिकली बताया है, और हैरड ने जो है वो 3 रेट्स को यूज किया है। फर्स्ट आता है एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन जो है इस तरह से, ठीक है, अल्फा एंड जैसे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन हो, तो ये सिंबॉलिकली जो है उसने हैरड डॉमर ने रिप्रेजेंट किया है। और हैरड ने जो है वो 3 रेट्स बताए हैं, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। इनको मैंने जो थ्योरी में जो है वो पूरा कंप्लीटली डिस्कस किया है, ठीक है, तो वहां से आप जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है जे आर हिक्स। जे आर हिक्स की अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ की बात करते हैं, और इन्होंने बताया है कि इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड बाय द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। मतलब कि ग्रोथ जो है इनकम की वो डिटरमाइंड होगी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के थ्रू, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर, दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लायर भी और एक्सीलरेटर की ये जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कितने क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पर कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर आइडेंटिफाई द राइट वंस। मतलब कौन सा जो है वो इसमें आएगा। और फर्स्ट है कि माल्थसियन थ्योरी सेज दैट सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो फूड ग्रेन की जो सप्लाई है वो आपकी ज्योमेट्रिक से नहीं होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इंक्रीज करती है, ठीक है। और पॉपुलेशन ग्रोज इन अर्थमेटिक, तो ये ऑपोजिट है, पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से है। तो मतलब आपका नन ऑफ दिस, इसमें से जो है वो कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका प्रीवियस वाले का साइमन कुज़नेट्स था, ठीक है, और ये वाला जो है वो नन ऑफ करेक्ट, तो इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो माल्थसियन थ्योरी आप देख सकते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज मोर रैपिडली, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा रैपिडली ग्रो करती है, एंड पॉपुलेशन ग्रोज एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, ठीक है। एंड फूड सप्लाई ग्रोज अर्थमेटिकली, ठीक है। और इसको जो है वो अगर मतलब आपका जो पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, इसको कैसे सही किया, मतलब बैलेंस जो है वो कैसे लाना है, बैलेंस बिटवीन द टू बाय पॉजिटिव एंड प्रिवेंटिव चेक, इसके थ्रू जो है वो हम बैलेंस ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन द ISLM मॉडल द फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर इज लार्जर इफ। अब फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर जो है वो ISLM कर्व में बताया कि लार्जर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मतलब इसका ये होगा कि द डिमांड फॉर मनी इज मोर इंटरेस्ट इलास्टिक। जब डिमांड फॉर मनी जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट इलास्टिक होगी, तब जो है वो आपका ISLM मॉडल जो है द फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर जो है वो लार्जर होगा, यदि आपका द डिमांड फॉर मनी इज मोर इंटरेस्ट इलास्टिक है। अब देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। ISLM मॉडल की अगर हम बात करें तो
जो है एक आपका प्रोडक्ट मार्केट को दिखाता है और दूसरा LM जो है वो आपका मनी मार्केट को दिखाता है, ठीक है। द फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर इज लार्ज, अगर फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर जो है वो लार्जर है तो यहाँ लिखा है कि डिमांड फॉर मनी इज मोर इलास्टिक है होगी, ठीक है। एंड मोर इलास्टिक डिमांड फॉर मनी रिस्पॉन्ड्स क्विकली टू द चेंज इन इंटरेस्ट, उससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट में जो है वो चेंज होगा। नेक्स्ट आता है कि मोर इंटरेस्ट इलास्टिक डिमांड फॉर मनी, अगर डिमांड फॉर मनी जो है वो मोर इंटरेस्ट इलास्टिक है तो क्या होगा कि आपका LM जो है वो फ्लैटर होगा, फ्लैटर LM कर्व होगा। मतलब क्या है इसका कि स्मॉल चेंज इन इंटरेस्ट रेट रिजल्ट इन द लार्जर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट में चेंज होने पर ज्यादा चेंज होगा किसमें, क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो LM कर्व इज वर्टिकल, ML कर्व जो है LM कर्व जो है वो वर्टिकल कर्व होता है। ये वर्टिकल जो है इफ मनी डिमांड डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट द LM कर्व इज वर्टिकल, अगर आपकी मनी डिमांड जो है वो इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड नहीं करती है तो आपका LM कर्व जो है वो वर्टिकल होगा, ठीक है। एंड मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को जो है ये आपका बताता है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट है ISLM कर्व व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने पर क्या होगा ISLM कर्व में, बोथ IS एंड LM कर्व जो है वो शिफ्ट होंगे। IS कर्व जो है वो शिफ्ट टू द लेफ्ट बिकॉज द हायर इंटरेस्ट रेट एंड causes investment to fall, and LM कर्व जो है वो भी शिफ्ट होगा राइटवर्ड बिकॉज द हायर इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस द मनी डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग लिस्ट फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, अब इसको जो है वो मैच करना है। तो फर्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, इट वाज गिवन बाय केन्स। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर जो है वो काहन का है। रैचेट इफेक्ट जो है वो ड्यूजेनबेरी की थ्योरी में आता है और रियल बैलेंस इफेक्ट जो है वो गिवन बाय पैटिंगटन, ठीक है। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 दिस वन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो इट वाज गिवन बाय केन्स, अभी हमने केन्स के एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की बात करी, वैसे ही आपका फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन इसने बोला है और ये वही बताता है कि कॉमनली क्या होता है, जनरली लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि टेंडेंसी ये होती है कि अ कॉमन टेंडेंसी फॉर पीपल टू स्पेंड मोर ऑन कंजम्पशन व्हेन इनकम इंक्रीजेस, मतलब कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है बट इनकम के कंपैरिजन जो है वो कम, बट नॉट द सेम एक्सटेंट एज अ राइज इन इनकम बिकॉज अ पार्ट ऑफ इनकम इज ऑल्सो सेव्ड, क्योंकि इनकम का कुछ पार्ट जो है वो सेव किया जाता है, सेविंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर जो था इट वाज गिवन बाय RF काहन इन 1931 एंड इट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे K इज इक्वल टू डेल्टा N अपॉन डेल्टा N1। K जो है वो आपका एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है, डेल्टा N जो है इंक्रीज इन टोटल एम्प्लॉयमेंट है और डेल्टा N1 जो है वो इंक्रीज इन प्राइमरी या चेंज इन प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इंक्रीज या चेंज कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर गिवन बाय JM केन्स एंड इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन, जनरली हम ऐसे बोल देते हैं कि डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, मतलब चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो फॉर्मूला इज K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। K का अनदर फॉर्मूला होता है आपका 1 अपॉन 1 माइनस MPC और 1 माइनस MPC अगर हम करें तो 1 अपॉन MPS जो है वो आता है। नेक्स्ट एक आता है हमारा टैक्स मल्टीप्लाई। टैक्स मल्टीप्लायर जो है वो इट रेफर्स टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्सेस, ठीक है। सो डेल्टा Y अपॉन डेल्टा T जो है विच इज ऑल्सो माइनस C अपॉन 1 माइनस C जो है ये आपका MPC है, C भी लिख सकते हैं यहाँ पर, B भी लिख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल मल्टीप्लाई। फिजिकल मल्टीप्लाई विच इज इक्वल टू माइनस MPC डिवाइडेड बाय MPS, या फिर MPS को हम 1 माइनस MPC भी जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट मल्टीप्लाई। गवर्नमेंट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू माइनस B अपॉन 1 माइनस B के इक्वल होगा। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, इट इज डेल्टा Y अपॉन डेल्टा G इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, या फिर ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा Y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC डेल्टा G।
नेक्स्ट इज बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। हाउ टू कैलकुलेट बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर? बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर जो है वो हमारा इसी से कैलकुलेट होगा। आपका बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी एंड डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर और टैक्स मल्टीप्लायर से, एंड इक्वल टू इनकी जो वैल्यू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी होता है 1 अपॉन 1 माइनस सी प्लस माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी, ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस सी। ये आपका 1 माइनस सी आ जाएगा, ये भी 1 माइनस सी, और ये क्या होगा आपका इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट इज मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर जो है इट टेल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द अमाउंट विल बी इंक्रीज, मतलब कि कितने नंबर टाइम जो है वो अमाउंट इंक्रीज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन चेंज इन डिपॉजिट। डिपॉजिट्स में चेंज होने से कितना जो है वो अमाउंट में चेंज आया है। सो मनी मल्टीप्लायर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन आर आर। Next is foreign trade multiplier. Foreign trade multiplier, it is also known as export multiplier, and the formula is K is equal to 1 upon MPS plus MPM. Marginal propensity to save and marginal propensity to import. All effects. All effects में अगर हम अब बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे जो है वो effects आते हैं। फर्स्ट है आपका रैचेट इफेक्ट। रैचेट इफेक्ट इज वाज गिवन बाय ड्यूजनबेरी। ड्यूजनबेरी की थ्योरी में जो है ये रैचेट इफेक्ट जो है वो आता है, और ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो पीकॉक वाइजमैन ने ये 1961 में जो था ये इंट्रोड्यूस किया था, और यहाँ हम ड्यूजनबेरी के थ्रू जो है उसकी थ्योरी में देखते हैं। अब रैचेट इफेक्ट जो है वो ये बताता क्या है कि रैचेट इफेक्ट ये बताता है कि इट इज द प्रोसेस दैट मूव्स इजीली इन वन डायरेक्शन बट नॉट द अदर। मतलब कि एक डायरेक्शन में तो जो है वो इजीली मूव कर जाते हैं, बट अनदर डायरेक्शन में जो है वो मूव करना, मतलब कि अगर हम एक हाई स्टेटस को मेंटेन कर लेते हैं तो हमें अगर इनकम कम होती है तो थोड़ा हमें प्रीवियस वाले पे जाना जो है वो मुश्किल होता है, ठीक है। तो मतलब अगर हम इस पॉइंट से यहाँ पहुंचे तो हम दोबारा बैक इस पॉइंट पर नहीं आते हैं, हालांकि हो सकता है कि हम इस पॉइंट से यहाँ जैसे मूव हो जाएं, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो इसने बताया है कि द रैचेट इफेक्ट रेफर्स टू अ प्रोसेस दैट मूव्स इजीली इन वन डायरेक्शन बट नॉट द अदर डायरेक्शन। नेक्स्ट जो है वो आपका रियल बैलेंस इफेक्ट। रियल बैलेंस इफेक्ट जो है वो पैटिनकन ने दिया है। पैटिनकन की अगर बात करें तो इसने क्या बोला है कि रियल बैलेंस इफेक्ट इज द चेंज इन कंजम्पशन। कंजम्पशन में चेंज हो रहा है कॉज्ड बाय द चेंज इन रियल वैल्यू। रियल वैल्यू में चेंज होने से कंजम्पशन में चेंज, और फाइनेंशियल एसेट दैट हैव फिक्स्ड डॉलर वैल्यू। मतलब क्या है, यहाँ देखें कि अगर इंक्रीज इन प्राइस लेवल इंक्रीज होता है तो डिक्रीज इन रियल बैलेंसेस होंगे, और रियल बैलेंसेस में डिक्रीज होने से डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है स्नोव इफेक्ट। स्नोव इफेक्ट क्या होता है, देखो इजी करने के लिए मैंने इसको यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है। तो स्नोव इफेक्ट का मतलब है, आपने याद रखना है कि अदर से अलग दिखना, मतलब कि दूसरे लोगों से, जैसे दूसरे लोग हैं मुझे वैसा नहीं करना है, मुझे उनसे कुछ डिफरेंट करना है, ठीक है। और या फिर हम बोल सकते हैं कि यूनिक। तो यूनिक दिखना जो है वो आपका यूनिक जो है वो आपका स्नोव इफेक्ट में आएगा, ठीक है। जनरली हम ये बोल सकते हैं कि जनरली जो लोग जो वो ऐसी चीज करेंगे बिकॉज अदर्स आर नॉट डूइंग सो। सम पीपल आर डूइंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी वो जो है वो अगर फैशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब वो इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज अदर्स आर नॉट डूइंग सो, ठीक है। तो इसीलिए है कि दूसरे लोग जो है वो उस चीज को नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये करना है और मुझे उन लोगों से जो है वो यूनिक दिखना है। सो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, स्नोव इफेक्ट का। बाकी आप यहाँ पर भी रीड कर सकते हैं, अदर से अलग दिखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन का मतलब होता है, ये गैरी वेकर ने दिया था, भेड़ चाल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कि एक लोग कुछ लोग ऐसे करें तो हमने भी ऐसे करना है, ठीक है। some people are doing that because others मतलब other people are doing that, I am also doing that work या that thing, ठीक है। तो मतलब other people are doing so कि मतलब जो दूसरे कर रहे हैं वैसे ही जो है वो अदर पर्सन को करना है, ठीक है, या हमें भी वैसे ही करना है। तो ये क्या, इसको इसीलिए यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया है कि भेड़ चाल। बैंड वैगन का मतलब ये है, बैंड वैगन
इफेक्ट का कि भीड़ चाल की, मतलब दूसरे लोग जो है वो वैसे करे तो मुझे भी जो है वो वैसे करना। अगर किसी ने मतलब बाकी लोग जो है अगर फोन का जो है वो आईफोन का ट्रेंड है या किसी कोई क्लोथ का फैशन है, तो अगर बाकी लोग उस चीज को जो है वो खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, तो मैंने भी जो है वो वैसी वैसी चीज जो है वो ले लेनी है विदाउट कंसीडरिंग द नीड्स एंड एबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपका आएगा बैंड वैगन इफेक्ट को बताता है। नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो है ये भी आपका मतलब एक तरह से रिलेटेड थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बट देखा देखी, मतलब कि लोगों को देख देख के जो है वो आपका हम भी वैसा ही करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि स्टाइल ऑफ द अदर पर्सन एंड द हिज फ्रेंड्स एंड नेबर, मतलब कि जब कोई पर्सन जो है वो अपने मतलब कि अदर्स के स्टाइल को, अदर पर्सन के स्टाइल को वैसे ही खुद में वो चेंजेस लाता है, या फ्रेंड्स या रिलेटिव को देख के जो है वो खुद भी वैसा वैसा करता है, तो उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। मतलब कि देखा देखी, लोग जैसे कर रहे हैं वैसे ही जो है वो हम भी जो है वो उस चीज को जो है वो ले लेते हैं, ठीक है, या वैसा करते हैं, दैट इज द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट आता है वेवलेन इफेक्ट। वेवलेन इफेक्ट जो है वो आपका शो ऑफ होता है, मतलब कि जो अदर्स के लिए एक्सपेंसिव है वो चीज जो है वो हमने या मैंने लेनी है, ठीक है। तो ये तब होगा जब किसी कमोडिटी का प्राइस जो है वो हाई होता है, दैट कंडीशन में उस चीज को जो है वो परचेज किया जाता है, ठीक है। तो वो आता है आपका वेवलेन इफेक्ट, शो ऑफ के लिए ज्यादा ये होगा, ठीक है, या फिर आपका मतलब एक तरह से दिखावे के लिए, या डायमंड वगैरह हो गया, ठीक है, या इस तरह से जो है वो हम इसको वेवलेन इफेक्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है स्प्रेड इफेक्ट एंड बैकवॉश इफेक्ट। ये क्या होते हैं? स्प्रेड इफेक्ट एंड बैकवॉश इफेक्ट। स्प्रेड इफेक्ट और बैकवॉश इफेक्ट की अगर हम बात करें, मिडल एंड रिचमैन की बात करिए 1959 में जिन्होंने ये आउटलाइन किया था। अब स्प्रेड इफेक्ट का देखते हैं। स्प्रेड इफेक्ट जो है इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड, ये पॉजिटिवली जो है वो रिलेटेड है। कैसे? कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन नियर बाय लोकेलिटीज। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है नियर बाय लोकेलिटी। स्प्रेड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर कहीं एक एरियाज में डेवलपमेंट हुई है, इफ वन पर्टिकुलर एरिया इन ए कंट्री स्टार्ट ग्रोइंग और डेवलपिंग, इट कॉजेज पीपल, ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज फिजिकल कैपिटल। मतलब कि अगर उस एरिया की डेवलपमेंट हुई है तो अदर्स की भी जो है वो डेवलपमेंट होगी, अदर चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, मशीन या अदर एरिया भी ग्रो करेंगे, दैट इज अ स्प्रेड। कि वो चीज डेवलपमेंट का इफेक्ट जो है वो स्प्रेड हो गया, ठीक है। तो वो स्प्रेड पॉजिटिवली रिलेटेड है। और एक आता है आपका बैकवॉश, इट इज नेगेटिवली रिलेटेड है ये, ठीक है। अब ये हमारा जनरली हम ये समझ सकते हैं द कंट्री फ्रॉम विच द पीपल इमिग्रेट विच लॉसेस स्किल्स पीपल इज नोन एज बैकवॉश। मतलब कि ये जो है वो अनदर पीपल इमिग्रेट विच लॉसेस स्किल्ड, मतलब कि जहां पर स्किल्ड का लॉस हुआ है उस कंट्री से जो है वो मतलब जो है वो आपका लोगों का जो है वो इमिग्रेट होना, ठीक है। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रेन ड्रेन। मतलब जनरल देखो, अगर हम अगर बात करें इसमें तो ब्रेन ड्रेन की बात कर सकते हैं, ठीक है। कि व्हेन पीपल आर गेटिंग एजुकेशन इन वन कंट्री एंड दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज इन द अनदर कंट्री, तो वो वहां से अनदर की तरफ जो है वो जा रहे हैं, ठीक है। तो वो बैकवॉश इफेक्ट होगा उस एरिया का, मतलब कि वो नेगेटिवली जो है वो उस एरिया को इम्पैक्ट करेगा जहां से लोग जो है वो एजुकेटेड पर्सन जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं। ब्रेन ड्रेन मतलब जहां से हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका बैकवॉश इफेक्ट जो है वो नेगेटिवली रिलेटेड है, और जो आपका स्प्रेड इफेक्ट जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है, ठीक है। बाकी आप यहाँ भी समझ सकते हैं कि द कंट्री फ्रॉम विच द पीपल इमिग्रेट करें कहाँ से, विच लॉसेस स्किल्ड पीपल इज नोन एज द बैकवॉश इफेक्ट। नेक्स्ट आता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज होना और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है हिंडर्ड, मतलब कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो जब इंक्रीज होगा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट इन्वेस्ट इन बिल्डिंग दैट सेम रोड, और गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है इट विल इंक्रीज। नेक्स्ट आता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है आपका रिलेटेड जनरली जो है, जो रिच पीपल है उनके ऊपर टैक्सेस लगने और टैक्सेस के थ्रू जो उनकी इनकम कट होगी उसको हाई इनकम मतलब हाई इनकम वाले लोगों के ऊपर टैक्सेस, और उस टैक्सेस से जो इनकम होगी वो पुअर पीपल्स को जो है वो जॉब क्रिएशन में मतलब वो हेल्प करेगी, ठीक है। इफ द रिच रिसीव टैक्स कट्स एंड दे विल पास दीज बेनिफिट्स ऑन टू द पुअर बाय क्रिएटिंग जॉब्स। नेक्स्ट एक आता है पीगो इफेक्ट। पीगो इफेक्ट जो है वो ये बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन, वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन।
हेडोनिक इफेक्ट जो है वो आपका रिलेटेड है आपका एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट से। तो ये बताता है कि एस्टिमेट इकोनॉमिक वैल्यू फॉर इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट, मतलब कि अगर सिंपली अगर हम बात करें कि हमारा घर है कहीं, तो उसके हमारे जो घर की वैल्यू है वो अफेक्ट करती है हमारे एनवायरमेंटल वहाँ का कैसा है, ठीक है। एनवायरमेंटल सर्विसेज हो गया या अनदर वहाँ साथ में पार्क है, सड़क है, इस तरह से अफेक्ट मार्केट प्राइसेस, मतलब कि उससे मार्केट प्राइसेस जो है वो अफेक्ट होते हैं, जो भी वो एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स हैं। दैट इज द हेडोनिक इफेक्ट या हेडोनिक प्राइस इफेक्ट भी इसको जो है वो हम बोलते हैं। बाकी ये एग्जांपल भी दिया है कि मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू वेरिएशन इन हाउसिंग प्राइसेस दैट रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ लोकल एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country is the top source of Indian foreign direct investment in the first half of 2015-16? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब उस टाइम के करंट से है, तो इसको हम डायरेक्टली देखेंगे। सिंगापुर जो था ये इसका सही था। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है, तो ये तो सबको पता होगा कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। मतलब कि जो है वो हमने इस तरह से रिसोर्सेज का यूज करना है ताकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी जो है वो प्रिजर्व रहे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी कि मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को भी फुलफिल करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन नीड, मतलब कि उनकी नीड्स भी फुलफिल हों, रिसोर्सेज को जो है वो इस तरह से सस्टेनेबली जो है वो यूज करना है। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट प्रपोजल 2018-19 एलोकेशन फॉर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इज। तो इसका जो है वो सही आंसर है 5700 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, The price of primary commodities decline relative to the price of manufactured goods. Primary commodity के प्राइस जो है वो डिक्लाइन होते हैं related to the manufactured goods over the long period की बात कर रहा है, which causes the terms of trade primary products based economies to deteriorate. तो primary products के जो terms of trade हैं वो वो गिर जाते हैं, ठीक है, deteriorate होते हैं। Hypothesis given by, तो ये जो hypothesis है वो किसने दी है, ये it was given by the Pravesh Singer, ठीक है, इन्होंने ये दी है। आगे थोड़ा सा इसमें मार्क्स की बात भी हुई है, फायरेनेस की, लुइस की बात भी हुई है, तो थोड़ा सा देखते हैं कि इनकी थ्योरीज क्या रही हैं। तो मार्क्स और शुम्पेटर की बात करें तो मार्क्स और शुम्पेटर की एक कॉमन बात ये है कि मार्क्स बोलते हैं कि कैपिटलिज्म कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक फेलियर। इकोनॉमिक फेलियर मतलब उनकी आता है, ठीक है, कैन नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि इकोनॉमिक फेलियर होता है। शुम्पेटर पैराडॉक्स ये बताता है कि कैपिटलिज्म इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, कैपिटलिज्म जो है वो डिस्ट्रॉयड हुआ है बिकॉज इट्स वेरी क्रिएटिव सक्सेस, क्योंकि इसकी जो सक्सेस है वो भी काफी क्रिएटिव है। अब इनको मार्क्स और शुम्पेटर की एक बात पे एग्री है ये कि एग्री दैट कैपिटलिज्म इज ए सिस्टम दैट, ये बोलते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो एक ऐसा सिस्टम है that is incapable of standing still, मतलब कि ये मतलब ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो नहीं रह सकता, ठीक है। एंड इज ऑलवेज रिवाइजिंग, और हमेशा जो है ये रिवाइज होता रहता है इटसेल्फ अपने आप में, या कुछ रेवोल्यूशनरी जो है चेंजेस जो है वो होते रहते हैं, ठीक है। जैसे हम मार्क्स की थ्योरी में भी जो है वो पढ़ते हैं ना उसमें कि ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल एंड किस तरह से जो है वो मतलब कि कैसे कैपिटल पूंजीवाद का जो है वो नाश होता है, इस तरह से जो है वो मार्क्स की थ्योरी में भी आता है, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स में हम मार्क्स की थ्योरी की अगर हम बात करें तो यहाँ डिटेल से देखते हैं कि मार्क्स यूजेस द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू की थ्योरी इसने यूज करी है, आपको पता होगा। और इसमें इसने कुछ चीजें बताई हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगी, सी प्लस वी प्लस एस, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल। अगर ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल की ये सी वी क्या है, ये कांस्टेंट कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल और आपका जो है वो सरप्लस वैल्यू, ठीक है, ये है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल, ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल जो है वो क्या होता है। ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आपका आता है इक्वल टू सी अपॉन सी प्लस वी। सी जो है वो आपका है कांस्टेंट कैपिटल, ठीक है, अपॉन सी कांस्टेंट कैपिटल प्लस वेरिएबल कैपिटल, ठीक है, तो ये आएगा। तो कांस्टेंट कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल एंड सरप्लस
वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर C अपॉन C प्लस वी। रेट ऑफ एक्सप्लोटेशन होगा आपका S अपॉन वी, सरप्लस वैल्यू अपॉन वेरिएबल कैपिटल। एंड रेट ऑफ प्रॉफिट की अगर बात करें तो S अपॉन S प्लस वी, सरप्लस वैल्यू अपॉन आपका सरप्लस वैल्यू प्लस वेरिएबल कैपिटल। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखते हैं सुम्पीटर। सुम्पीटर की थ्योरी की अगर हम बात करें, द डेवलपमेंट इज, इन्होंने बोला है कि जो डेवलपमेंट है वो स्पॉन्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, कि डिसकंटिन्यूअस जो है वो ये होती है। और इसने बताया है कि प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात करी है, और फ्री मार्केट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स में इसने जो है ये सुम्पीटर्स ने जो है वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात करी है। फर्स्ट इसने चेंजेस की बात करी है इन्वेंशन, सेकेंड इनोवेशन एंड थर्ड डिफ्यूजन फिर उसका जो है वो स्प्रेड होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट जो है वो रेनिसफाई मॉडल जो है वो आपका एक ड्यूलिज्म मॉडल है, और ये एक्सटेंशन ऑफ ल्यूइस मॉडल है, और ये सरप्लस लेबर मॉडल जो है इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं हम क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो 15 क्वेश्चन के लिए, बाकी आपको जो है डिटेल से ये पीडीएफ जो है लेनी होगी तो आप मैसेज जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, नंबर आपको जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट है प्रेवियस फिगर की बात करें तो ये क्या बताते हैं कि द प्रेवियस फिगर हाइपोथेसिस नॉर्मली रेफर्स टू द, कि ये बताते हैं कि द रिलेटिव प्राइस ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स शोज अ डाउनवर्ड ट्रेंड। तो ये जो है वो मतलब कि रिलेटिव प्राइस प्राइमरी कमोडिटीज के जो प्राइसेस हैं, अभी थ्योरी ऊपर भी आया क्वेश्चन में कि जो कम होते हैं मैन्युफैक्चर शोज द डाउनवर्ड ट्रेंड, तो यहीं से आपको आंसर जो है ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है ल्यूइस मॉडल। ल्यूइस मॉडल की अगर हम बात करें तो ये क्या बताता है कि ये ल्यूइस मॉडल बताता है कि ट्रांसफरिंग सरप्लस लेबर फ्रॉम ट्रेडिशनल एक्टिविटी, ट्रेडिशनल सेक्टर से जो है वो सरप्लस लेबर को ट्रांसफर करना और मॉडर्न कैपिटलिज्म सेक्टर की तरफ, अंडर कंडीशंस ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो इन्होंने की थ्योरी जो है इन्होंने ये दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कंडीशन इक्वेशन फॉर द कंडीशन ऑफ एंट्री इन बेन्स मॉडल। बेन्स मॉडल में जो है एंट्री बैरियर्स की बात करता है, तो इसमें बेन्स मॉडल में कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो ए एंड 1 एंड 2 जो है वो सही होंगे, ये क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका बेन्स मॉडल की अगर हम बात करें तो बेन्स मॉडल जो है वो द लिमिट प्राइस मॉडल है एज द कंडीशन फॉर एंट्री के बारे में जो है वो ये बताता है, एंड बेन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कंडीशन ऑफ एंट्री जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। बाकी ये सिंबॉलिकली आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल से पढ़ने के लिए आप ये पीडीएफ जो है वो पढ़ सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आता है हेरिटेज, जो है किससे रिलेटेड है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप की बात करें तो ये दिया है केन्स ने। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो है ये आपका मार्केट फेलियर। एंड ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स की बात करें तो ये आपका हो जाएगा जी हार्डिन, और वेज फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो क्लासिकल मॉडल में। तो यह है आपका 2314, वेयर इज 2314 बी, बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट है लिक्विडिटी ट्रैप। अब लिक्विडिटी ट्रैप जो है वो होता क्या है, क्या बताता है कि लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट रेट का जो है वो एक कम से कम लेवल पर आना, और वहां पर जो है वो फिर ये इस तरह से जो है वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की तरह। तो ये हॉरिजॉन्टल जब होगा तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, दिस इज द लिक्विडिटी ट्रैप। बाकी आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली जब इलास्टिक होती है। नेक्स्ट आता है आपका एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो है ये मार्केट फेलियर नोन एज इंफॉर्मेशन फेलियर भी इसको बोलते हैं, और मार्केट फेलियर का कॉज बनती है ये, ठीक है। तो मार्केट फेलियर के कंसेप्ट में जो है ये आपका एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन आता है। एंड आपका अगर हम बात करें तो कॉजिंग मार्केट फेलियर इन द रॉस केस, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस प्रॉब्लम आर एडवर्स सिलेक्शन होता है, मोरल हैजर्ड्स एंड मोनोपोलीज ऑफ नॉलेज।
नेक्स्ट आता है ट्रेजेडी ऑफ द कंज्यूमर। ट्रेजेडी ऑफ द कंज्यूमर की बात करें, क्या होती है ट्रेजेडी ऑफ द कंज्यूमर? ट्रेजेडी ऑफ द कंज्यूमर का मतलब ये है कि अगर ओरिजिनल एग्जांपल की अगर हम बात करें, द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स ना, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स का मतलब ये है कि हैड टू डू विद ओवर ग्रेजिंग कैटल ऑन पब्लिक लैंड। मतलब कि ट्रेजेडी कॉमन मतलब कि सबके लिए ट्रेज, तो इसका हम ऐसे समझ सकते हैं कि डेप्लेटिंग द अर्थ ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज की, मतलब अगर पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी डेप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, धरती के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी डेप्लीट हो रहे हैं, उनका भी ह्रास हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो वो जो है वो आपका ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन जो है वो उसको बोलेंगे। सबके लिए ही जो है ये मतलब प्रॉब्लमेटिक है, मतलब कि दुख का कारण है कि रिसोर्सेज जो है वो प्रिजर्व रहने चाहिए, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन दैट इज डिप्लीटिंग द अर्थ ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है वेज फ्लेक्सिबिलिटी। वेज फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो वेज जो है वो सेट टू बी फ्लेक्सिबल व्हेन दे रिस्पॉन्ड टू चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड। चेंज इन सप्लाई और डिमांड होगा, एनी चेंज इन डिमांड और सप्लाई में कोई भी चेंज होने पर जो है वो लेबर विल लीड टू चेंज इन द वेज रेट। तो आपका जो है वो वेज रेट जो है वो भी क्या होंगे, चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड फॉर लेबर अगर चेंज होगा तो आपका वेज रेट जो है उसमें भी चेंजेस आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका 14th क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन सी इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या दिया है, सी कंजम्पशन फंक्शन जो है वो इक्वल टू आपका है 50 प्लस 0.8y, ठीक है, और t जो है वो आपका गिवन है t 0.1y, और आपका MPC की बात करें तो आपका MPC जो है वो इसमें कौन सा रहेगा, MPC ये रहेगा, ठीक है, 0.8y, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे जरा कैसे होगा। 50 प्लस 0.8y माइनस ty, इसको हम डिस्पोजेबल इनकम लेंगे और y माइनस ty जो है वो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 50 प्लस 0.8 और यहाँ आएगा y माइनस ty, मतलब कि टैक्सेस वगैरह के बाद जो हमारा जो हमने जो इसमें बताई है वो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद आपका आएगा 50, तो ये y माइनस टी वाई यहाँ पर लेंगे, y 50 प्लस 0.8 y माइनस यहाँ पर टी वाई आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ये वाला 0.1 y, और दिस विल बी इक्वल टू दिस, और 50 प्लस 0.8 1 माइनस 0.1 को अगर यहाँ पर करेंगे तो 0.9 y आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पर 50 प्लस 0.72 y, और फिर इससे जो है वो हम के का फॉर्मूला लगा के जो है 1 अपॉन जो हमारा MPC की ये जो वैल्यू आएगी 1/1 माइनस 0.72y जो आएगा 0.72, जो कि ये आपका MPC है। तो इसको हम सॉल्व करके जो है वो हमारा आंसर जो है वो 100/28 आ रहा है वैसे मेरे पास, बट यहाँ पर जो आपका की में थोड़ा सा आंसर 50/9 जो है वो दिया हुआ है। तो अगर आपका यहाँ मेरे पास तो इस तरह से 100/28 आ रहा है, अगर आपका आंसर जो है वो मिसमैच या आपका कोई और आंसर आएगा 50/9 आएगा तो मुझे आप जो है वो जरूर कमेंट करें, बताएं कि किस तरह से आपने जो है वो सॉल्व किया है। क्लियर। नेक्स्ट है गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू 5 इंटू लेबर 1/3 एंड कैपिटल 2/3 जो है वो ये गिवन है, एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल MP के की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है ये, ठीक है। इफ द 64 यूनिट्स ऑफ लेबर की कितनी यूनिट 64 है और 27 जो है वो कैपिटल की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम MP के जो है वो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा के विद रिस्पेक्ट टू के जो है वो हम इसके डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो है वो हमारा इस तरह से ये आ जाएगा, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये जो हमारा डेरिवेटिव के बाद जो वैल्यू आएगी तो इस तरह से हमारा जो ये आंसर 40/9 जो है वो निकल के आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने डिस्कस किए 15 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम 15 20 या 25 जो है इस तरह से जो जितने भी मतलब हो पाएगा कि एक हाफ आवर तक का वीडियो जो है वो हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो उतने में नेक्स्ट क्लास में आपके लिए जो है वो लेके आऊँगा, तो उसके लिए आप जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। उसका बेल आइकन भी जो है वो
प्रेस करके रखें ताकि आपको जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। क्लियर? तो आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया कि हम एचपी के सेट के पेपर कर रहे हैं। सेट के पेपर करने के साथ साथ जो है वो हम जो कॉलेज कैडर का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके भी हम इकोनॉमिक्स के पेपर करेंगे। ठीक है, एचपी की बात कर रहा हूँ अभी। साथ में थर्ड हम ये कर रहे हैं कि जो पीजीटी का जिन्होंने पेपर भरा है उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो पीजीटी का 2016 का पेपर हमने डिस्कस कर लिया था। इसका कंप्लीट पीडीएफ जो है अभी हमने जैसे स्टडी किया उस तरह से ही मैंने अभी भी अपडेशन चल रहा है, अपडेट जो है मैं उसको कर रहा हूँ अपने नोट्स को। तो उसमें आपको क्लियरली विद कंसेप्ट की डिफाइनिंग के साथ जो है वो आपको मतलब वो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो है वो मिल जाएगा 2016 पीजीटी का। ठीक है, अगर आपको पेपर चाहिए होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नंबर जो है वो आपको गिवन होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।